हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे भाई, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के ऊपर में। जैसा कि आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने श्वसन की क्रियाओं पर चर्चा किया है। सबसे पहले हमने देखा कि श्वसन कहते किसको है। तो देखिए, वायुमंडल से जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं ना, यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें दो कार्य होता है। पहला, सांस को लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी जो ये सांस लेने की प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, इस सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निःश्वसन। और सांस छोड़ना, ये जो हमने सांस छोड़ा, इस सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। इसे हम निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, आइए, आपके पीछे एक डायग्राम आपको दिख रहा है और इस डायग्राम पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने जो कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर गौर से देखा जाए तो है श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, श्वसन की क्रिया में जितने सारे भी अंग भाग लेते हैं ना, उन तमाम अंगों के जो सम्मिलित रूप होते हैं, उसी सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र। अब कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन तमाम अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे नीचे, श्वसन तंत्र के जस्ट नीचे आप एक पॉइंट देखे हुएगा, जिस पॉइंट का नाम क्या? ये श्वसन तंत्र है। श्वसन की क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। उसके सम्मिलित रूप को ही श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है बहुत सारे अंगों का सम्मिलित रूप, समूह, ठीक है। आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर किससे से मिलकर बना है बच्चों? तो आप कहिएगा छोटे छोटे कोशिकाओं से। यहां मैं रफ करके थोड़ा सा समझाता हूं। हमारा जो शरीर है बच्चों, ये बना है कोशिका से मिलकर। ये बहुत सारे कोशिका जब मिलते हैं ना, तो उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक बनाते हैं। बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो बच्चों अंग का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं एक साथ, तो ये निर्माण करते हैं शरीर का। ये निर्माण किसका करते हैं? शरीर का, ठीक है। तो यहां जो बात है, अंग तंत्र यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र, ये उत्सर्जन तंत्र, ये सारे के सारे जो तंत्र है ना, जनन तंत्र, ये सारे के सारे जो तंत्र है बच्चों, इसी को अंग तंत्र भी कहा जाता है। ये सब अलग अलग हमारे अंग के अलग अलग तंत्र है, अलग अलग अंगों से मिलकर के बने हुए हैं। क्योंकि हर एक तंत्र का मेरे भाई अलग अलग कार्य होता है। सारे के सारे तंत्र से एक ही कार्य नहीं होता है। जैसे श्वसन तंत्र का काम है श्वसन की क्रिया में सहायता करना। पाचन तंत्र आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वह हमें सहायता करता है पाचन तंत्र में, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र आप पढ़िएगा, वो उत्सर्जित खाद्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। परिवहन तंत्र आप पढ़िएगा, जिस परिवहन तंत्र के अंतर्गत आप लोग जानिएगा कि कैसे शरीर में अपशिष्ट खाद्य पदार्थ, शरीर में एक खाद्य भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जाता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में ना हम उसी अंग तंत्रों में पढ़ते हैं। और अंग तंत्र के अलग अलग कार्य है, तो उस कार्य के आधार पर ना उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हमें पढ़ना था श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। श्वसन तंत्र नाम ही से पता चलता है श्वसन, और तंत्र का मतलब होता है अंग का समूह, ठीक है। तो जो श्वसन की क्रिया में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन तंत्र में ना बहुत सारे अंग आएंगे, क्योंकि अंगों से मिलकर के ही बनता है अंग तंत्र, ठीक है। तो यह श्वसन तंत्र बच्चों, श्वसन वाले जितने सहायक अंग होंगे ना, उन तमाम अंगों से मिल करके बना होगा श्वसन तंत्र। क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करें अपने श्वसन तंत्र के ऊपर कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। उससे पहले मेरे बच्चे एक पॉइंट है श्वसन मार्ग। उससे पहले हमारा एक पॉइंट क्या है? श्वसन मार्ग। देखिए, जिस मार्ग से होकर श्वसन की क्रिया होती है, यानी वायु हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है और श्वसन की क्रिया होगी, उसी मार्ग को श्वसन मार्ग कहा जाता है। जिस मार्ग से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसे ही क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्लियर है? अब इस श्वसन मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, या श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिख करके लाया है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है नासा छिद्र। सबसे पहले वायु जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो किससे होकर के जाती है? तो आप कहिएगा वो जाती है नासा छिद्र से होकर के, ठीक है। नासा छिद्र का मतलब ये हो गया, नाक का जो ये छिद्र है ना, इसी को कहा जाता है नासा छिद्र, ठीक है। आप देख लीजिए, ये वाला छिद्र है जिससे वायु अंदर प्रवेश करेगी, यही क्या है हमारा? यही है नासा छिद्र, ठीक है। ये जो है नाक का ये जो भाग है ना, इसी भाग को कहते हैं नासा छिद्र। इसी से होकर के शरीर में, हमारे शरीर में क्या होता है? वायु प्रवेश करता है। इसको नासा छिद्र या नासिका छिद्र भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, उसके ऊपर वाला जो भाग है ना, यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है हमारा नासा कपाट। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है बच्चों? नासा कपाट। ये है नासा छिद्र और ये है हमारा नासा कपाट। नासा कपाट ये वाला भाग है। नासा छिद्र के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिएगा एक हड्डी टाइप का, ये आप छू करके अपने नाक को देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रांग होगा हड्डी, देख लीजिए अपने नाक को टच करके। यहाँ पर जो ये हड्डी है ना, यही नासा कपाट कहलाती है ये हड्डी, ठीक है। क्लियर है? तो यह नासा छिद्र है, ये नासा कपाट है। उसके बाद आता है ग्रसनी।
ये ग्रसनी ये वाला भाग है, मतलब जो जिसमें हम पिछले पाचन तंत्र में भी हमने देखा था कि ग्रसनी से होकर हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यानी ग्रसनी में जाकर के नासा छिद्र भी आगे चल करके क्या है, मिल चुका है यहाँ पर आकर के, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी के बाद बच्चों आता है एक स्वर तंत्र जिसको लैरिंक्स कहते हैं। इस स्वर तंत्र ये है जिससे होकर के आवाज हमें सुनाई देता है, ये जैसे वायु प्रवेश करती है यहाँ से यहाँ तक है स्वर तंत्र, ठीक है। उसके बाद आता है श्वास नली, ठीक है, उसके आगे शरीर में श्वास नली आता है। और उसके बाद बच्चों इसको कहते हैं ब्रोंचाई और इसको कहते हैं ब्रोंचियोलिस, ठीक है। उसके बाद आता है एल्वियोली, उसके बाद आता है ब्लड, ब्लड के बाद वो सेल में हर एक जगह पर क्या होता है, पहुंच जाता है। क्लियर है कैसे होता है, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो आप कहिएगा सबसे पहला जो अंग है वो क्या है, सबसे पहला जो अंग है बच्चों वो क्या है, नासा छिद्र है। ये मेरा नासा छिद्र है, इसी नासा छिद्र से होकर वायु प्रवेश करती है। और आप जानते हैं कि आपके नाक में छोटे 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 बहुत सारे बाल होंगे। उस बाल का कार्य क्या होता है, उस बाल का कार्य होता है कि वायु को ना साफ करके अंदर भेजना, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति का नाक बंद कर दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वो चाहे तो मुंह से भी ऑक्सीजन तो ले सकता है, क्योंकि वापस वो ऑक्सीजन, वापस वो वायु जा कहाँ रहा है, ये वायु जो है ना, नाक से आप सांस लीजिए चाहे मुंह से आप सांस लीजिए, ये वायु वापस से जाएगा कहां से, ग्रसनी में ही जाकर के मिल रहा है। और ग्रसनी में ही तो हम भोजन भी किए हुए थे, भोजन भी करते थे तो उसी मार्ग से जाता था भोजन अंदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रास्ता तो सेम है। तो हम मुंह, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम माउथ के द्वारा ही, मुंह के द्वारा ही सांस क्यों ना ले लेते हैं, एक अलग से नाक की डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको हम बता दें कि अगर नाक नहीं रहता ना तो आप मुंह से सांस लेते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जब सांस लेते हैं तो क्या वायु जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो कुल मिलाकर के बिल्कुल साफ वायु रहता है क्या? आप कहेगा बिल्कुल नहीं, उसमें तो बहुत सारे धूल कण होंगे, कचरा, गंदगी, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजें होती है। कीड़े मकोड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन उस वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं, और हाँ लेकिन वो शरीर में जाएगा तो नुकसान जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों हम लोगों के लिए ना नाक बनाया गया है जिससे हम वायु को अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि नाक में छोटे 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 छिद्र होते हैं। इस छिद्र का काम क्या है ना कि वायु के साथ आपके शरीर में, वायु के साथ आपके शरीर में ना जब बहुत सारे धूल कण जाने लगते हैं तो नाक में जो ये छोटे छोटे बाल है ना, ये बाल क्या करता है, उसको साफ करके वायु को अंदर भेजता है। और जितने भी धूल कण होते हैं वो नाक में यहीं पर जम जाते हैं और आप बाद में इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। और इसी को, इसके अंदर देखिएगा एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ आपको नजर आता होगा जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं और हिंदी में उसको नकटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? चलिए, तो नासा छिद्र से आप अवगत हो गए कि नासा छिद्र कहते किसको है, इसको नासा छिद्र कहते हैं। उसके ऊपर ये हड्डी जो है ये नासा कपाट कहलाएगा। नासा कपाट के बाद आता है ग्रसनी, ये है ग्रसनी जिससे होकर के भोजन ग्रहण करते और इसी से होकर के वायु भी जाती है। उसके बाद बच्चों आता है स्वर तंत्र, उसके बाद आता है स्वर तंत्र जिससे होकर के यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जिससे हम आवाज भी निकालते हैं, इसीलिए इसको स्वर तंत्र भी कहा जाता है। और इसी से वायु अंदर की ओर धीरे 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 शरीर में हमारे क्या होते हैं, प्रवेश होती है। उसका श्वास नली है, यहाँ से यहाँ तक श्वास नली है लगा हुआ, जिससे वायु शरीर के अंदर क्या हुआ, प्रवेश हुआ। श्वास नली के बाद हमारा फेफड़ा आता है। उस फेफड़ा में आप देखा जाए, श्वास नली के बाद, जिसको ट्रैकिया भी अंग्रेजी में कहते हैं, श्वास नली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ से वायु आया ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते 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 आगे की ओर बढ़ा। इधर अकेला था तो ये क्या था, अकेला जब था तो ये ट्रैकिया था, एक सिंगल पाइप जो आ रहा है वो ट्रैकिया है। ये पाइप दो भागों में बटा, जब ये पाइप यहाँ तक आया सिंगल, और यहाँ के बाद जब ये दो भागों में इधर से इधर बट गया ना, एक मिनट रुकिए हम आपको थोड़ा सा और, हाँ, यहाँ से जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक वायु आया, और यहाँ से जब ये दो भागों में बटा, तो ये जब दो भागों में फेफड़ों में बटता है ना, ये पाइप जब दो भाग में टूटता है, बटता है, इसी को कहा जाता है ब्रोनकाई। क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। मतलब अकेला जब आ रहा था पाइप, इस पाइप को हम लोग श्वास नली या ट्रैकिया कह रहे थे, और यही पाइप जब नीचे जाकर के इधर दो भागों में बढ़ता है फेफड़ा में, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसी को कहा जाता है ब्रोनकाई। क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। और उसके बाद ये ब्रोनकाई जो है ना, ये ब्रोनकाई आगे चल करके इसमें से छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट निकलना शुरू होता है, उसको कहा जाता है ब्रोनकायोलेस। उसको क्या कहा जाता है, ब्रोनकायोलेस कहते हैं। उसके बाद इस ब्रोनकायोलेस के ऊपरी भाग में यहाँ पर, ठीक है, वो झिल्ली 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 टाइप का मतलब लगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिवियोली। उसको क्या कहा जाता है, एलिवियोली कहते हैं, ठीक है। ब्रोनकाई समझ में आ गया। और हाँ, हमारे जो फेफड़ा होते हैं ना वो एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। आपके डायग्राम में आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ तो सिंगल झिल्ली है, मतलब एक हम और झिल्ली बना देते हैं, मिस कर गए हैं बच्चों। यह जो है ना आपका जो फेफड़ा होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और यही जो दोहरी झिल्ली है बच्चों, इसी दोहरी झिल्ली को हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो चादर आवरण से घिरा हुआ रहता है, उस आवरण को, उस चादर को क्या कहते हैं बच्चों, तो आप कहिएगा प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है?
चलिए, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, सबसे नीचे आप एक चीज देख रहे हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम देखिए हमारे पेट के सबसे नीचे वाले भाग में ना ऐसे लगे रहते हैं। इसका काम क्या होता है, जब आप सांस लीजिएगा, जब सांस शरीर के अंदर गया तो डायाफ्राम नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। और जब नीचे की ओर जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो जंप करता है, नीचे से चीजों को वापस भेजता है। तो ऊपर चीजों को नहीं भेजता, यानी हवा को नीचे से ऊपर की ओर भेजेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर जब हवा को भेजता है ना, तो फेफड़ा में फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए फेफड़ा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वापस से हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। वो बाहर फेंकने का कार्य किसका होता है, बाहर फेंकने का कार्य होता है डायाफ्राम का। किसका होता है, डायाफ्राम का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हम लोगों का ठीक है, यहाँ से डायाफ्राम है, यहाँ से फेंकने का कार्य हो जाता है क्योंकि पेट में अन्न है या पेट खाली है, यहाँ से चला जाता है। लेकिन वैसे लोग, वैसी महिलाएं जो गर्भवती होती है, उसका डायाफ्राम कैसे काम करता होगा, क्योंकि उसके पेट में तो शिशु होगा, और उस शिशु जब पेट में है तो वो तो नीचे से ऊपर की ओर धक्का नहीं दे सकता है, तो वो कैसे करता होगा। तो उनके शरीर में बच्चे पसलियां होती है, जो पसलियों के कारण उनका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे से मतलब अंदर से बाहर की ओर निकालने का कार्य पसलियां करती है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गई। हाँ, ये लचीला होता है, डायाफ्राम बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, लचीला होता है, जिसके कारण यहाँ से हवा नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो शरीर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल करके चला जाता है। चलिए एक बार हम चीजों को समझते हैं कैसे कैसे कार्य करता है ये। सबसे पहले हम आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा श्वसन तंत्र, कहते हैं किसको है, तो श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग है ना, उन तमाम अंगों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद श्वसन मार्ग, जिस मार्ग से वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा बच्चों नासा छिद्र। नासा छिद्र किसे कहते हैं, ये वाला जो है ना नाक, जिससे वायु अंदर की ओर प्रवेश नाक में कर रही है, ये नाक का पहला भाग जो होता है श्वसन तंत्र का, जो यह पहला भाग है ना, इसी को नासा छिद्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नासा कपाट। नासा छिद्र के बाद जस्ट ऊपर जो ये हड्डी है ना, इसी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो यही हड्डी कहलाती है नासा कपाट, ठीक है। नासा कपाट के बाद आता है बच्चों ग्रसनी। ग्रसनी, ये ग्रसनी आता है, ठीक है। ग्रसनी के बाद बच्चों आता है स्वर तंत्र, जिसको अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं, यही पाइप जो है ये स्वर तंत्र है। स्वर तंत्र के बाद आता है बच्चों श्वास नली, सॉरी स्वर तंत्र ये है, और स्वर तंत्र के बाद आता है श्वास नली, ये वाला, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं। इसको लैरिंक्स कहते हैं स्वर तंत्र को, और श्वास नली को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है ब्रोनकाई। ब्रोनकाई का क्या है ना, कि जब श्वास नली ऊपर से एक पाइप की तरह आ रहा था, श्वास नली यहां आते ही ये दो भागों में बांटा, एक इधर और एक इधर, तो यही क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा ब्रोनकाई, ठीक है। ब्रोनकाई जब और अलग अलग भाग में निकलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रोनोकाइल्स कहते हैं, ब्रोनोकाइल्स कहते हैं, हाँ ब्रोनोकायोलिस कहते हैं। क्लियर है, ब्रोनकायोलिस कहते हैं। उसके बाद ब्रोनकाई, ब्रोनकायोलिस समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो भाग है ना, ये झिल्ली झिल्ली टाइप का जो लगा हुआ है, इसको एलिवियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिवियोली। देखिए वायु जो सबसे अंत में पहुंचता है ना फेफड़ा में, यहीं पर पहुंचता है, सबसे अंत में हमारे शरीर में वायु इसी स्थान पर पहुंचता है, इसी में वायु पहुंचता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस चला हुआ था, ठीक है। तो कोरोना वायरस के टाइम में ना, कोरोना जो शरीर के अंदर प्रवेश करता था तो सारा का सारा कोरोना आकर के इसी सब में, इसी झिल्ली सब में, ये जो झिल्ली से बना हुआ है ना, यही इसी झिल्ली सब में क्या होता था, आकर के जम बैठ जाता था कोरोना पूरा का पूरा, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें यहाँ पे क्लियर है। डायाफ्राम का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड जब आए, जब ऑक्सीजन शरीर में आए तो नीचे हो जाना, और नीचे से जंप करा करके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने का, बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आदमी जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अंदर में स्टॉक हो रहा है, कार्बन का स्टॉक हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। नीचे दो बातें हैं, ब्लड, पहला जब मतलब ये जो ऑक्सीजन आने का क्रिया, श्वसन का क्रिया जब समाप्त होता है तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा जो है ना, खून रक्त के द्वारा एक शरीर में एक भाग से दूसरे भाग पर में रक्त के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, प्रत्येक सेल की सहायता से, और प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। कि एक पॉइंट आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कभी कभी हम खाना खाते रहते तो हिचकी आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को ऐसे हिचकी आता रहता है, तो हिचकी क्यों आता है, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिएगा। ये जो खाना खाने वाला है, अभी हमने आपको कहा ना कि अंत में आप मुंह से भी सांस लेंगे तो ग्रसनी में ही जाएगा, नाक से भी सांस लेंगे तो भी ग्रसनी होकर के ही जाएगा। तो कब जो है ना हम भोजन कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से भोजन करते 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 पता चले एक दो अन्न का दाना श्वास नली में प्रवेश कर जाए। कैसे, देखिए यहाँ पर बीच में ना एक एपोग्लिटिक्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मान कर चलिए यहाँ से वायु आता है, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। क्लियर है। यहां से जब वायु हमारे नाक के अंदर में बच्चों प्रवेश करता है, ठीक है,
एक मिनट, यहाँ से जब वायु नाक के अंदर में प्रवेश करता है ना, तो इसको जाने के दो रास्ता है। देखिए यहाँ से ये फेफड़ा में एयर ले जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना भी तो इसी होकर के आता है, तो यहाँ से खाना चला जाता है पाचन तंत्र है पेट में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये एपोग्लेटिक्स का क्या कार्य है, जब हम सांस लिए तो ये वायु को, ये एपोग्लेटिक्स यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये रास्ता खाली कर देगा। खाली कर देगा तो यहाँ से वायु नाक के अंदर प्रवेश, शरीर के अंदर में प्रवेश कर गया। लेकिन जब हम भोजन करते रहते हैं ना, तो ये एपोग्लेटिक्स घसक करके कहाँ चला आता है बच्चों, इस साइड चला आता है, और ये रास्ता खाली कर देता है। कभी कभी क्या होता है ना, भोजन करने के समय में, ठीक है, जब हम भोजन करते रहते हैं तो करने के समय में कुछ और बातें सोचना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे, कल क्लास में क्या याद करके जाना है, वहां पर कैसे जाना है, इस मेला में जाएंगे तो क्या सब खरीदेंगे, तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें और अलग तरह की बातों को सोचने लगते हैं, तो ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है। और आपको पता है कि हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग है, पूरा का पूरा जो नियंत्रण है ना, वह नियंत्रण करने का कार्य करता कौन है, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर को ना नियंत्रण करता है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, और दिमाग तो कहीं और है, दिमाग तो रोड पर घूमने चला गया, और थाली में खाना है, हम खा रहे हैं, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान कहीं और है, भोजन करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो ना, उसी टाइम है ना, अब दिमाग का कंट्रोलिंग तो रोड पर चला गया, दिमाग का कंट्रोलिंग तो दिल्ली घूमने चला गया, ठीक है, कहीं और हमारे दिमाग का कंट्रोलिंग है कि हम आईएएस बनेंगे तो क्या करेंगे, दिमाग हमारा ये सोचने लगा, और हम यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एपोग्लेटिक्स को जो कंट्रोलिंग होता है ना, वो तो कर रहा है दिमाग, दिमाग कहीं और बिजी है। अब यहाँ से एपोग्लेटिक्स चिल्ला रहा है कि भाई हमको तुम ये मैसेज दो ना, हमको आदेश दो कि हमको करना क्या है, स्वर मतलब श्वास नली को खोलना है, या पाचन तंत्र वाले मतलब खाना है कि हवा है, हवा है कि खाना, कंफ्यूजन में है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो खाना जब शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर के अंदर जाने के टाइम में ग्रसनी में यहाँ तक जब पहुंचा, तो ये एयर वाला, सॉरी, ये भोजन वाला खुलने के बजाय गलती से खुल देता है एयर वाला, ठीक है, क्योंकि उसको अपने नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है, उसको तो दिमाग कंट्रोल करता है, दिमाग तभी लाल किला देखने गया हुआ है, ठीक है। तो कभी गलती से क्या हुआ, कौन सा द्वार खुल गया, खुल गया भोजन वाला द्वार खुलना चाहिए, किस होकर के खाना जाएगा, खोल दिया हवा वाला द्वार, ठीक है। अब वायु वाला द्वार खोल दिया तो गड़बड़ा गया। जब ये एक चावल का दाना, दो चावल का दाना आपके उस द्वार में नाक वाले मतलब नासिका छिद्र की तरफ प्रवेश करेगा कि आपको हिचकी आएगी, ठीक है, आपको छींक आएगा, ठीक है, जिसको गांव में सरकना कहते हैं, सरक गया है खाने के टाइम में, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी, हर एक पॉइंट। कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आज के बाद एक पॉइंट आता है कि हमने देखा श्वासोच्छ्वास की क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में सांस लेना और छोड़ने की बात हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो हमने आपको कहा कि केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं करता है, और केवल ऑक्सीजन नहीं करता है तो क्या क्या जाता है शरीर के अंदर में, देखिए बहुत सारे गैसों का मिश्रण, यानी हम जब सांस लेते हैं ना तो वायु हमारे शरीर में जाता है, कौन जाता है, वायु जाता है, और इस वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तीनों होता है, वायु भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अगर हम बात करें बच्चों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अकेला हमारे शरीर के अंदर में ना 78% जाता है, 78% वायु हमारे नाक के द्वारा शरीर के अंदर में प्रवेश करता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सीजन की, बात किसकी करते हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ना 21% जाता है, कुल मिलाकर के 100% वायु जाएगा। अब हमारे पास बचा बच्चों कौन चीज, अब हमारे पास बचा कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो जाता है 0.03% के आसपास, ठीक, मतलब 1% से भी कम जाता है, क्लियर है। ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन जब निकलने की बात होती है ना, कि अब ये गया शरीर के अंदर में, ये निःश्वासन का कार्य है, ये कार्य कब होता है, ये कार्य है निःश्वासन, निःश्वासन यानी प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब हमारे उसके बाद हमारे शरीर में होता है निःश्वासन की क्रिया। निःश्वासन की क्रिया में क्या होता है कि शरीर से बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो खाली वही थोड़ी निकलता है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, उसके साथ, क्योंकि जरूरत किसकी थी, केवल ऑक्सीजन की थी, तो निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी रहता है, ठीक है। और जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं वो निकाल देते हैं। तो देखिए क्रिया होने के बाद ना शरीर में निर्माण किन किन चीजों का कितना प्रतिशत होता है, इन चीजों को समझिए। अगर हम बात करें जो वायु शरीर के अंदर गया हुआ था, तो निःश्वासन में, किसमें, निःश्वासन में, ठीक है, यानी निकलने की क्रिया के समय में, ठीक है, किन किन चीजों का निर्माण होता है, कौन कौन चीज बाहर निकलता है। तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों नाइट्रोजन, बात करें ऑक्सीजन, और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर जो आप नाइट्रोजन लिए हुए थे उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लिए हुए थे, तो आपके 78%। क्या आपके शरीर में इसकी आवश्यकता है, आपके बिल्कुल नहीं, तो नाइट्रोजन बाहर निकल गया। नाइट्रोजन बच्चों क्या हुआ
बाहर निकल गया, ठीक है। गया था 21% ऑक्सीजन, बाहर निकला कितना, 17% ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4% कहीं ना कहीं घपला हुआ है। तो वही जो 4% घपला हुआ है ना, वही निर्माण किया है कार्बन डाइऑक्साइड का, वही निर्माण किया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। चलिए अब बताइए, यहां तक आपकी चैप्टर संपूर्ण समाप्त हो चुकी है। किसी के मन में कोई संदेह समस्या है तो आप कमेंट करके जल्दी से पूछिए। और आज की सभा को बच्चों हम यहीं पर रहने देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ हम अगली क्लास में।